अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, जो भी पाकिस्तान के हवाले से खुशखबरी जानना चाहता है तो ये खुशखबरी है। कोई भी फॉरेनर आदमी अब पाकिस्तान की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है सिर्फ $18,000 शो करके। तो अप्लाई कर दें भाई, जिस चीज़ को करना है, क्योंकि $18,000 में आपको दुनिया का 4th वीकेस्ट पासपोर्ट मिल जाएगा। अजीज दोस्तों, दूसरी मुझे खबर ने जो चौंका दिया, जिस पर कोई डिस्कशन कहीं नज़र नहीं आई, वो ये थी कि ये मुबशर जैदी हैं, जिन्होंने, जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि 17 जून को कि टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी ने दाइश के एक सीनियर मेंबर को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे पकड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दाइश का सीनियर कमांडर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे टर्किश इंटेलिजेंस क्यों पकड़ती है? वो क्या करने आए थे उधर? भाई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे टर्किश इंटेलिजेंस का क्या काम? यह पूरा मुल्क बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है, जिसको जहाँ मर्जी आ रही है। चाइनीज अपनी मर्जी से दम दनाते फिरते हैं, अमेरिकन अपनी मर्जी से दम दनाते फिरते हैं। अब ये टर्किश, यार ये मुल्क है या मतलब बनाना रिपब्लिक है? तो फिर आप कहते हो कि जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, तो वो भी फिर समझ में आता है कि फिर इंडिया को भी खुली छूट है। बनाना रिपब्लिक में तो जिसको जब जहाँ मर्जी है जा सकता है। अजीज दोस्तों, आजकल एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ने और इंडिया के बैकडोर डिस्कशंस, नेगोशिएशंस जारी हैं, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया से पानी खोलने की रिक्वेस्ट की है, जिसका जवाब इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम पानी खोल देंगे, आप अपना एयर स्पेस हमारी एयरलाइंस के लिए खोल दें। तो देखें अजीज़ दोस्तों, उस पर यह खबर गर्दिश कर रहे थे कि इंडिया ने एग्री कर लिया है, पाकिस्तान ने भी एग्री कर लिया। इस पर काफ़ी मतलब तूफ़ान उठाया जा रहा था, लेकिन नतीजा ये है कि ये बेसलेस खबर है। कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रहे। इंडियन एयरलाइंस है ना, वो 1 साल हो गया अब दे हैव ओवरकम दैट चेंज ऑफ रूट। उसमें ये नहीं होता कि कोई क़यामत आ जाती है, थोड़ा सा चेंज ऑफ रूट है। पाकिस्तान फिज़िकली जोग्राफिकली इतना बड़ा कंट्री नहीं साइज़ में कि इंडियन एयरलाइन एजेंसियां डूब जाएं। आप देखें 1 साल से ऊपर हो गया ये पाबंदियों को, तो इंडियन एयरलाइन क्या बिजनेस नहीं कर रही। और उसके लिए जो बेसिक पॉइंट है, जिसके लिए भारत दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, जिससे वो दरियाओं के रुख बदल रहा है, तो वो भारत इतने सी छोटी सी चीज़ के लिए वो कर लेगा। और एयरलाइन भी गवर्नमेंट की थोड़ी है, प्राइवेट हैं। वो प्राइवेटों के लिए, प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी के लिए, कोई नेशनल सिक्योरिटी के, तो वो सब झूठी खबर है। और उस पर ये नजम सेठी ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये सब झूठी खबर है, कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ दोनों के दरमियान, और इंडिया और इजराइल बहुत करीब जा रहे हैं, और यह है कि झूठी खबर है। अजीज़ दोस्तों, ये तो मुझे मेजर साहब की एक बात या अच्छी लगी, तो मैंने शेयर की आपके साथ। 65 साल के जनरल को सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? इसी वजह से इनकी डील है पाकिस्तानी जनरल्स की CIA को, इनके साथ डील है। अच्छा। हाँ, इनकी डील रहती है, ये बेचते हैं अपनी सीक्रेट्स अमेरिकन को। ये अमेरिकन के पास गिरवी, इन्होंने अपनी पूरी फौज और पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रख रखा है। इसके एवज में इनको पैसे मिलते हैं, उसी की धमकी ये देता है कि हम ये कर देंगे तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा इंडिया के साथ। फिर अमेरिकन से पैसा लेते हैं और वहां पे जाके टेन्योर खत्म होता है, वो वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। बाजवा को चोट लग गई सर पे, हाँ। सुनते हैं अस्पताल में, पता नहीं कोई कह रहा है निपट गया, मुझे नहीं पता। वो आई डोंट नो द ट्रूथ। हम तो यही मानेंगे कि भाई अस्पताल में है अभी तक, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। आपको क्या लगता है बाजवा के साथ अगर ये हो सकता है, तो आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेगा? हाँ, पाकिस्तान में उसका घर जरूर होगा, लेकिन आसिम मुनीर अमेरिका से ऐसी सेटिंग करेगा अपनी कि रिटायरमेंट जब भी उसकी हो, आज नहीं 5 साल के बाद हो रिटायरमेंट, 10 साल के बाद हो, जब इसकी खुशी हो कि आज मेरी खुशी है, मैं रिटायर हो रहा हूं। उसके बाद ही विल हैव अ हाउस इन अमेरिका। आप मेरी वर्ड्स नोट कर लेना, ही विल गो एंड सेटल डाउन देयर। अपना बहुत पैलेशियल इसका घर होगा, आराम से ऐश से अपनी जिंदगी काटेगा। किसी यूएस के थिंक टैंक से इसके पास मोटे पैसे आएंगे, कई $100 of millions इनके अकाउंट में होंगे। इसने ऐश करनी है।
इसने ऐश करनी है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने बोला था तो उन्होंने यस सर बोला Yes, था, sir बोला था। और अमेरिका पैसे देता है। अमेरिका का थैंक यू क्या है? अमेरिका थैंक यू नहीं बोलता है इसे, वैसे। अमेरिका पैसे दे देगा, जाओ खुश हो जाओ बेटा। और ये उसके फेवरेट भी हैं ट्रम्प के, अमेरिका के। पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जनरल अमेरिका का फेवरेट रहा है। आपको वो तो ट्रम्प बड़बोला है ना, डेली बोल देता है कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है कि ज़िया उल हक फेवरेट नहीं था फेवरेट रहा। अमेरिकन का? क्या परवेज मुशर्रफ या याहिया खान या अयूब खान फेवरेट नहीं थी? तो बहुत ज्यादा फेवरेट थे, ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट थे अमेरिकन के। और अमेरिकन के पाकिस्तानी जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो फेवरेट नहीं होते, इनके जनरल फेवरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वी सर्वा पाकिस्तान में यही होता नहीं, बात यह है कि जब पाकिस्तान में आर्मी जनरल रहेगा टॉप पे, आज की तारीख में आसिम मुनीर है, वो टॉप पे है, ठीक है। जब भी अमेरिकन बात करेंगे वो शहबाज शरीफ से, ख्वाजा आसिफ से बात नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि आप जब पॉलिटिशियन से बात करेंगे वो फिर रायता पार्लियामेंट में फैलेगा, फिर वो मीडिया में जाएगा, फिर ये वो कर दिया वो कर दिया। नहीं, सीधा इन्हीं से बात करेंगे, सीधा डायरेक्टली अमेरिका विल टॉक टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर बोलेगा यस सर, अमेरिका बोलेगा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आपको एसएमएस आ गया कि बैंक में इतने पैसे आ गए आपके, व्हाट्सएप आ गया आपको, हाँ सर मेरा आ गया, थैंक यू, काम अपना करो, कहानी खत्म। और जब जूते पड़ने होंगे तो शहबाज, जब जूते पड़ने होंगे तो शहबाज का काम क्या है? फीते काटना, जूते खाना, जूते खाना, फीते काटना। ये फीते और जूते के बीच में शहबाज शरीफ की झूलते रहते हैं। हाँ, इसको चिपका दो शहबाज शरीफ को। अजीज दोस्तों, ये असद तूर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अक्सर तकलीफ़ों में रहते हैं, काफ़ी हद तक सच भी बोल जाते हैं। कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है ना, वो पाकिस्तान चलाने के लिए काबिल नहीं है और तकलीफ़ में है। ट्रेड डेफिसिट जो है ना वो $35 बिलियन हो गया है। इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स हैं वो घटती जा रही हैं। और यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस सिलसिले में तकलीफ़ में आएगी, क्योंकि देखें पाकिस्तान में है ना, करप्शन इज़ एट पीक्स, और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा करप्ट आपको यकीन माने इंडिया में भी कोई इतनी करप्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगी। इंडिया में भी एक से एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन जितनी करप्ट पीपल्स पार्टी है इतना कोई नहीं है। अब देखें पाकिस्तान के सिनारियों में देखें तो कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, केपी में आग लगी हुई है, अब कराची मेरा शहर है, मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे अपने वतन है मेरा, ज़ाहिर है मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। मेरी अपनी हिस्टोरिकल एंसेस्ट्रल बिलोंगिंग टू माय मतलब फादर एंड ग्रैंडफादर्स विलेज आजक, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कराची बहरहाल मेरी रग रग में बसा हुआ है। मुझे अगर सबसे ज़्यादा रिग्रेट कोई चीज़ का होता है तो वो ये होता है कि मैं कराची नहीं जा सकता। बाकी देखें इतना बड़ा पाकिस्तान है, मैं हार्डली, मेरा ख्याल है लाहौर 2 बार गया हूँ, और दूसरी बार भी एक दोस्त की शादी में 1990 में गया था। आप अंदाज़ा लगाएं 36 साल। तो कराची या जिस शहर में आप रह रहे होते हैं वही आपका वतन होता है, वही सब कुछ होता है। लेकिन बहरहाल अब कराची में आग लग रही है। मैं बड़ा करीब से चीज़ों को फॉलो कर रहा था। कराची में एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली पूरे शहर का कंट्रोल हासिल किया हुआ है। मेयर भी उनका है, चीफ मिनिस्टर भी उनका है, सिंध की सारी मिनिस्ट्रियां इनकी हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी है। और सब चोर डाकू, इतना पैसा कराची से कमाया जाता है, लेकिन लगाने का इनको मतलब, मुझे इनकी भूख का मतलब अंदाजा नहीं होता कि इतनी कैसी भूख है इनकी। इनके बच्चे यहाँ लंदन में, सेंट्रल लंदन, मतलब सेंट्रल लंदन में 1 बेडरूम का अपार्टमेंट में आप आउट ऑफ लंदन 6 बेडरूम का बंगला खरीद लें, बल्कि शायद ज़्यादा। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट सेंट्रल लंदन में इन्होंने 2-2 फ्लोर पूरे बिल्डिंग में कई जगह पे बुक किए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए खरीदे हुए हैं। इतनी प्रॉपर्टी दुबई और इंग्लैंड में, और इतनी करप्ट पार्टी। एनीवे, मैं आऊँगा ये कि असल वाकया ये हुआ कि रेंजर्स जो है, जो कि कराची में 1991 से है, और रेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान कराची की सिक्योरिटी, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पुलिस है, ठीक है, 100 से ऊपर पुलिस स्टेशन है कराची में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर जो है वो रेंजर्स की है, क्योंकि आफ्टर ऑल रेंजर्स इज़ एन आर्मी। वो आर्मी है और वो
हाजिर सर्विस जनरल उसका डीजी होता है रेंजर्स का। तो रेंजर्स का ऑफिस था गुलिस्तान जौहर में कराची में, वहाँ पे बम धमाका होता है। बम धमाके के बाद 4-5 लोग बंदूकें लेके अंदर घुस गए, वो फायरिंगें की और एक बाकायदा पूरा मुकाबला हुआ उधर। फिर वो लोग भागे, उनके पीछे रेंजर्स भी भागी। एक अरसे के बाद हमने कराची में बलोच के हवाले से हमने देखा कि एक लेडी ने सुसाइड बॉम्बिंग की थी कराची में। इस तरह के वाक़यात हम देखते आए, ये पहली बार हुए। पहली बार से मतलब बड़े अरसे बाद ये पता, मतलब ऐसा कोई वाक़या सुनने में आया। अब ये है कि 8:10 शाम को रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ना, उसमें ब्लास्ट होता है। फिर 3-4 मिलिटेंट अंदर घुस जाते हैं और फायरिंग करते हैं। और इसकी जिम्मेदारी कबूल की है जमातुल अहरार। ये इनिशियल रिपोर्ट आई थी, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है, हर चीज़ का जवाब भारत ने कराया है। तो ये भारत ने कराया है। अब कराची में देखें, आपने अल्ताफ़ हुसैन को 2016 में बैन कर दिया। उनका नाम टीवी चैनल पे लेने पे पाबंदी, उनकी पिक्चर दिखाने पे पाबंदी, उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आपने ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तान में। आपने एमक्यूएम के जितने लोकल लीडर थे, लोग थे, सबको बाय ब्लैकमेलिंग, बाय प्रेशर, बाय धौंस धमकी, बाय लालच, सबको अपने तरफ कर लिया। लेकिन ये मतलब आप ये देखें कि गंदा सा नाला है और उसके आसपास आपको कितने गंदे चूहे मिलेंगे। ये एमक्यूएम के इस वक्त जो लीड कर रहे हैं ना, आप यकीन माने मैं हैरान होता हूँ कि ये मुस्तफ़ा कमाल हुआ। एक मेजर ग्रुप है मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल का ये है कि जब ये सिटी मेयर बनाया गया था 2005 में और मैं टाउन मेयर बना था, तो मेरी उसकी ज़ाहिर कभी बनी नहीं, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, वो एक गंदा आदमी है और मैं एक ऑनेस्ट आदमी रहा हूँ। तुम्हारा क्लैश चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि पावरफुल वो था, एक तो सिटी मेयर था, दूसरा लोकल रहता था उधर ही। मैं तो यहाँ से किया था। तो आपकी रूट्स होती हैं, ग्राउंड होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, सबसे ताल्लुकात होते हैं। मुझे तो कोई जानता भी नहीं था, तो मैं तो वहाँ से छोड़ के भाग आया। ये बाद में इसने बाकायदा फेसबुक पे और जगहों पे अपनी मूवमेंट चलाई कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बहुत कोशिश करता रहा अल्ताफ़ हुसैन से अलग होने के लिए। इसने जब आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया तो इसने पार्टी बनाई पीएसपी, तो पाक सरजमीन पार्टी। अब पीएसपी बनाई लेकिन वो चली नहीं, क्योंकि 2 आदमियों पे आप पार्टी कैसे बना सकते हैं। प्रेशर ग्रुप आ गया और इसने ये ऐलान कर दिया कि मैं एमक्यूएम को बुराई की जगह समझता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी का नाम भी एमक्यूएम नहीं रख सकता, और एमक्यूएम नाम जिस पार्टी में होगा उसमें मैं जाऊँगा भी नहीं। तो दूसरी बनी एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसको खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हाईजैक किया। और जितने ये चूहे थे ना, ये सब इधर गए जैसे। और एक फारूक सत्तार, जो कि हमेशा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में से ये रहा है। अभी मुहर्रम के जुलूस में ये शय आगे आगे चल रहा था, जब तो मैं हिसाब किताब करने बैठ गया। मैंने कहा ये इसका 40वां साल है जो कि ये प्राइम कराची के उसमें है। तो वो एक अलग तीसरा ग्रुप बना के चला रहा था। लेकिन फिर 2 साल पहले जब ये इलेक्शन हुए और इनको एमक्यूएम की ज़रूरत पड़ी, तो इलेक्शन में इनको पता था कि पीटीआई को हराना है, पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक है नहीं, तो एमक्यूएम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन्होंने अपने दोनों पैदा किए हुए ग्रुप, तीनों ग्रुप को बिठा के कहा कि इंसान के बच्चे बनो, सब ग्रुप ख़त्म करके एक पार्टी बन जाओ और मिल के चलो। तो जब डंडे के ज़ोर पे इनको मिल के चलाया गया, तो इन्होंने एक पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई। मुस्तफ़ा कमाल, जो कि हमेशा से थूक के चाटने वालों में से था, वो भी शामिल हो गया और पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई। मुस्तफ़ा कमाल में पहले खालिद मकबूल मिनिस्टर रहे 1 साल, अब मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि मेरा ख्याल है इनको 2 फेडरल मिनिस्ट्रियाँ बनी हैं, तो ये मिनिस्ट्रियों में बारियाँ। और फैसल सब्जवारी हैं, उनको सेनेटर बनाया।
उनको कुछ अरसा मिनिस्टर भी बनाया। यानी जितने हलवे मांडे हैं, जितनी प्रिविलेजेस हैं, लग्जरीज हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। कराची का केस कहाँ गया भाई? कराची के लिए तुम लोगों ने क्या किया, कोई ये बता दे मुस्तफ़ा कमाल। अब सुनने में आया कि दोनों की आपस में लड़ाई पड़ाई हो गई है। इसी दौरान MQM लंदन, जो कि अल्ताफ हुसैन की MQM है, वो उसने 11 जून को एक प्रोग्राम किया अपनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बर्थ का, तो एक वकील के ऑफिस में किया, क्योंकि अलाउड नहीं है, ना ऑफिस बनाना अलाउड है MQM लंदन को, ना कुछ। तो वकील के ऑफिस में किया, तो वकील के ऑफिस पे रेंजर्स ने छापा मारा, वकील के ऑफिस को सील किया, 2 वकीलों को उधर से गिरफ्तार करके ले गए। MQM के कोई आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। नामालूम अफराद, बस ख़त्म, गायब, लापता। वकील थे, ज़ाहिर है सबके सामने गिरफ्तार हुए थे, उनकी पिटीशनें चल रही हैं, उनको जेल से अदालत ने बरी कर दिया कि नहीं झूठे मुकदमाते हैं। तो जेल से निकल रहे थे तो दरवाजे पे फिर पकड़ के गिरफ्तार कर लिया एक और नए केस में। अल्ताफ भाई वापस एक्टिव हो रहे हैं। अभी 11 जून MQM की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, PMSO का बर्थडे होता है, तो उस पे प्रोग्राम था लंदन में, उसमें उन्होंने शिरकत भी की पर्सनली, और काफ़ी स्ट्रॉन्गली कश्मीर के हवाले से भी चीज़ों को चला रहे हैं। तो ये जो वकीलों के साथ जो हुआ ना MQM के, उसके लिए फिर मुकम्मल हड़ताल की गई कल 27 तारीख को। और ये है कि देखें, MQM को अगर आपको कराची को बचाना है ना, तो आपको वापस, ये मैं एंड पे आपको इसका हल बताता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि ये साबिर नज़र हैं, ये कहते हैं कराची वाले ज़्यादातर वोट दें जमात इस्लामी को, MQM या तहरीक इंसाफ को, और कारकर्दगी मांगें पीपल्स पार्टी से ही। क्या ये खुला तजाद नहीं? तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि कारकर्दगी हम मांगते हैं, कराची की कारकर्दगी हम मांगते हैं कराची के पैसा कमाने के ऊपर, कि जितना कराची कंट्रीब्यूट कर रहा है कम से कम उसका आधा तो कराची पे लगाओ। वोट आवाम की जहाँ मर्जी है, कराची को फिर अलग कर दो सिंध से, फिर यही चाहते हो तुम क्या? फिर तुम्हें मसला नहीं होगा, हम तुम्हें कारकर्दगी मांगेंगे ही नहीं। हालांकि मैं शदीद मुखालिफ रहा हूँ कराची को सिंध से अलग करने का, नेवर एवर। मैं ऐसे ही एक बात के उस पर कह रहा हूँ। तो अजीज दोस्तों, और इस वक्त कोई ऐसा शख्स जो किसी भी तरह से MQM पाकिस्तान के साथ था, वो अब उनके साथ नहीं चलना चाहता। मैं तो ये समझता हूं कि ये अगर धमकियां देना बंद करें, और हर उस आदमी को जो इनके साथ नाराज होता है उसको टैग ना करें MQM लंदन के साथ। बदकिस्मती तो ये है कि ये मुखबरियां करते हैं अपने लोगों की। जो आदमी इनसे नाराज होता है उसके खिलाफ जाके ये मुखबरियां करते हैं कि ये MQM लंदन का आदमी है, उठवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जूते लगवाते हैं उनको, केसेस बनवाते हैं उनके ऊपर। तो ये किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इनके साथ चलना ना चाहता। आपके ऊपर इल्जामात हैं कि रहमान को आपने मरवाया है, उसके एनकाउंटर में आप मुलव्विस हैं, कितनी हकीकत है? वो तो इंडियन मूवी ने भी दिखाया है। रहमान, देखे ना, रहमान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था, रहमान के साथ मेरे कोई इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन जगह तो बना रहा था पॉलिटिकली वो लियारी के अंदर ही। उसने एक अमन कमेटी बनाई थी, जो कि मैंने उसको कहा था कि लियारी के अंदर अब जो जितना भी क्राइम होगा, जहाँ पे भी क्रिमिनल्स होंगे, जहाँ पे भी फायरिंग होगी, उसके जिम्मेदार तुम होगे। यानी जो फायरिंग करने वाला है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाला है, जो कातिल है, उसी को आप जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आप हमेशा याद रखें, लोहा लोहे को काटता है। आप लियारी में इतने पुराने सियासतदान हैं, आबा व अजदाद से, यानी कि नबील गबोल ने रहमान डकैत को अपने से काबिल समझा, अपने से ऊपर रखा कि ये जिम्मेदारी आप खुद भी तो निभा सकते थे। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ना मैं जो हूँ क्राइम के दुनिया का बादशाह हूँ, ठीक है ना। हमेशा मैंने कहा ना, लोहा लोहे को काटता है। तो मैंने यही कहा कि भाई चूंकि तुम्हारा पास्ट अगर इसी तरह रहा है, तो उसमें से तुम निकल आओ, तुम अमन कमेटी बनाओ, और तुम्हारा काम होगा लियारी में अमन, पीस लाना। ये मैंने उसको कहा और उस पर उससे अमल किया। ये सारी बातें आपने कहाँ कहीं? रहमान डकैत आपसे राब्ते में होता हाँ, था? बिल्कुल था, मीटिंग्स होती थी? बिल्कुल था। आपके घर आके मिलता था या आप उसके घर में? मैं लियारी जाता था, वो लियारी में घूमता फिरता था, उसको कोई रोक टाक नहीं थी। यारी दोस्ती थी आपकी कि बस एक ताल्लुक था? एक ताल्लुक था, यारी दोस्ती नहीं थी। कोई एक अंदाजन कितने अरसे बाद मुलाकात होती थी आप लोगों की? 2 साल 3 साल बाद
इस तरह होता। वो ज़्यादातर बाहर रहता था, लिहारी में नहीं रहता था। ठीक है। तो उसने फिर उस पर अमल किया। लिहारी के अंदर जो भी फायरिंग कहीं पे होती थी, या मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक दफ़ा मैं बैठा था उसी के साथ था कलाकोट में, तो हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग आए। उन्होंने कहा जी हमारी बेटियों को, लड़कियों को वहाँ पे गुंडे जो है तंग करते हैं। तो मैंने रहमान को बोला भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल ये शिकायत मेरे पास ना आए। और कल अगले दिन जो है जो उनके साथ हुआ तो वो इलाका ही छोड़ के चले गए जो गुंडे थे। तो इस तरीके से मैं क्राइम को रोकता था। जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत होती थी पुलिस को इन्वॉल्व करता था, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती इनको involve आपके मुताबिक, आपके कहने पर रहमान ने जो है वो ये इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ छोड़ी और आपका साथ दिया, बिल्कुल। फिर उसका इनकाउंटर क्यों किया गया? अब ये तो उनसे पूछे जिन्होंने किया है ना, किसने मैंने तो किया नहीं किया। चौधरी असलम का नाम आ रहा है। चौधरी असलम ने खुद किया था, करवाया गया देखिए था? इसमें पार्टी पॉलिसी आप थी। यकीन करें शान, अभी तक मैं इस चीज़ पे इंक्वायरी मतलब मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ कि यार हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें 2-3 वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये है कि उसकी ज़ाती दुश्मनी थी, रास्ते में उसके साथ जो है कोई मंद के इलाके में ये कार्रवाई हुई, उसको पकड़ा और बाद में उसको चौधरी असलम के हवाले किया। एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन ये है कि नहीं, चौधरी असलम को पता था ये आ रहा है और चौधरी असलम ने रास्ते में नाके लगा कर इसको पकड़ा। दूसरी तरफ का वाकया ये है कि ये सईद गनी था। जब मैं टाउन मेयर था जमशेद टाउन का, तो ये मेरे टाउन में यूसी मेयर था। मेरे यहाँ 13 यूसियाँ थीं, 13 यूसियों के चेयरमैन थे, मेयर थे, यूनियन काउंसिल। और फिर बाद में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की सरकार आई है, तब से ये मिनिस्ट्रियाँ लेके बैठा हुआ है और हर गवर्नमेंट में होता है। इसके इलाके का मैं ज़ाहिर है मैं उस इलाके का 2 साल मेयर रहा हूँ। 50 बार मुझे इसके इलाके में जाना पड़ा है। कई बार बहुत मुश्किल काम करने भी जाना पड़ा है जहाँ इनका मेरा टाकरा होता था। एनीवे, ये जो कह रहे थे आपने सुना। और ये है कि अब पीपल्स पार्टी क्या करती है, जब भी पाकिस्तान आर्मी प्रेशर डालती है कराची के हवाले से या कुछ, कि कराची को फेडरेशन को दे दो ये वो, तो ये कहते हैं कि हम सिंधु देश बना लेंगे और पंजाब में सराइकी सूबा बनाकर वो भी पाकिस्तान से अलग कर देंगे। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि कराची का केस ज़रा मामला ख़राब है। देखें, पीपल्स पार्टी से तंग आई हुई है आर्मी। मैं ऑनेस्टली मेरी किसी से बिलोंगिंग या उससे हट के अगर बात करूँ ना, तो आपको सिंध और कराची के मामलात को सुधारना है ना, तो आपने पहले तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी है। अगर आपने पीपल्स पार्टी से जान ना छुड़ाई, आप पाकिस्तान भर में मुश्किलात का शिकार रहोगे। पीपल्स पार्टी इज़ द बेसिक कोज ऑफ पाकिस्तान बर्बादी। पहले तो आप पीपल्स पार्टी को जिस तरह से चाहें, जिस तरह से इतनी करप्शन के आपके पास फाइलें हैं, ख़त्म करें, सालों को फारिग करें। दूसरा, कराची में आप कितने भी तजर्बे कर लें, आपने अल्ताफ़ हुसैन को बैन करने के बाद पीटीआई को आसमान पे चढ़ा दिया, इमरान खान को जितवाया, वहाँ से 18 सीटें, और क्या नतीजा निकला भाई? इमरान खान 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है तो सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाती है, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कराची की 18 सीटें इसकी क्या डिलीवर किया? कराची की तकदीर में क्या तब्दीली आई? फिर आपने इमरान खान को भी बैन किया, तो अब आपने लगाया ये MQM पाकिस्तान नामी दुम और मुस्तफ़ा कमाल और सारे चूहे। आप इनसे रिजल्ट ले लोगे? कराची का केस, सिंध का केस अगर कोई ख़राब कर रहा है तो वो आप कर रहे हो। भाई आप ये देखें कि सिंध कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर हैं, मुझे फिगर याद नहीं, 30 हैं, 40 हैं, 25 हैं, उनमें से 95% का आबाई गांव इलेक्टोरल वोट यानी जहाँ से जीते हैं वो आउट ऑफ कराची है, लेकिन रहते कराची में क्योंकि कैपिटल है, यहीं असेंबली होती है यहीं। लेकिन आप इनके बंगले देखने जाएंगे तो आपको बंगले नहीं नज़र आएंगे, वो महलात नज़र आएंगे। पूरे पूरे एरिया का कंट्रोल होगा इनके लोगों के पास। उनमें एक जागीरदार ये नबील गबोल है, और नबील गबोल जो है ये जमील जमाली जो धुरंधर फिल्म का कैरेक्टर था उससे मिलता जुलता है, क्योंकि वो 2-3 कैरेक्टर का मिक्सचर किया गया है। उसमें अल्ताफ़ हुसैन की भी किसी मामले में झलक नज़र आती है उसमें। तो नबील गबोल
ने कहा कि इसका, ये हमेशा से चाहता था कि इसका किचन कोई चलाए, और मैं टाउन के बजट में से 5 लाख रुपया टाउन के हर महीने देता था, गाड़ी की पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, ये सब चीज़ें मैं लेता था, कटौती, मतलब करप्शन की इंतहा। तो एंड पे इसकी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वो आपको इनकी मेंटालिटी बताएगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।